नमस्कार साथियों। एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर्स का एक और सेट लेकर हम आप लोगों के बीच आए हैं। इससे पहले यह सेट नंबर 8 है। इससे पहले हम लोगों ने सेट नंबर 7 तक सॉल्व कर लिया है। वे सारे प्रश्न प्रीवियस वीडियोज में अवेलेबल हैं, पहले वाले वीडियोज में उपलब्ध हैं। आप उन्हें भी देख सकते हैं। आइए सेट नंबर 8 को हम लोग शुरू करें। यह सेट नंबर 8 का प्रश्न संख्या 1 है। पहला प्रश्न है, आइए देखते हैं। समय और दूरी से संबंधित यह प्रश्न। एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक 180 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करता है। उसी मार्ग से 240 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आरंभिक बिंदु पर वापस लौटता है। यदि कुल 6 घंटे का समय लिया है, आने और जाने दोनों में 6 घंटे का समय लिया है, तो सिर्फ वो जाने में कितने घंटे का समय लिया होगा? 3 घंटे का। यस, सिर्फ जाने में वो कितने घंटे का समय लिया होगा? 3 घंटे का। चलिए आगे चलते हैं। तो दोनों स्थानों के बीच की दूरी क्या है, ये हमें ज्ञात करना है। मान लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक एक व्यक्ति पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आया है। आया है किस चाल से? ये आया है 180 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और ये वापस भी लौटा है। किस चाल से वापस लौटा है? ये लौटा है 240 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। यस, तो आने और जाने दोनों में उसको समय लगा 6 घंटे का। लेकिन अगर हम सिर्फ जाने का कैलकुलेट करें, चूंकि दूरी हमको सिर्फ एक ही तरफ का निकालना है, बीच का दूरी तो एक ही तरफ का निकालने से मिल जाएगा हमें, तो सिर्फ जाने में उसको लग गया होगा 3 घंटे का समय। हम लोग इसमें सबसे पहला औसत चाल निकाल लेंगे। औसत चाल का फॉर्मूला आप जानते हैं। यस, 2ab अपॉन ए प्लस बी होता है। 2ab 2 × 180 × 240 अपॉन ए प्लस बी 180 जोड़ 240। अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो 2 × 180 × 240 बटा नीचे में 420 आ जाएगा। यस, हम लोग इसको 60 से काट सकते हैं। 60 से 7 बार में कट जाएगा और 60 से 3 बार में कट जाएगा जी। नाउ ए हमारा निकल गया क्या? व्यक्ति का औसत चाल गुना अगर इसको करेंगे तो ये 1440 बटा 7 निकल गया है किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमें दूरी निकालना है उस व्यक्ति का। दूरी बराबर चाल गुने समय होता है। 1440 बटा 7 गुने समय, तो उसने 3 घंटा लिया है ना एक तरफ जाने में। अब ये टोटल जो वैल्यू होगा हमारे पास वो 4320 बटा 7 किलोमीटर आ जाएगा। आप इसे डिवाइड कर लें। 7 छक 42, 1 2 7 एकम 7, एक समथिंग आएगा 61। हम लोग अब यहाँ से ऑप्शन से चुन सकते हैं। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही जवाब आ रहा है। बढ़ते हैं अगले वीडियो की तरफ। 61 समथिंग आएगा। यस, अगला प्रश्न। यह घन और घनाभ से संबंधित एक प्रश्न है जी। आइए देखते हैं। एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः 24 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। छोटे घन बनाने के लिए इसे पिघलाया जाता है। ठीक है। यदि घन की एक भुजा 6 सेंटीमीटर है तो निर्मित घनों की संख्या ज्ञात करें। ऐसे प्रश्नों में हम लोगों ने सीखा है कि घनों की संख्या, यस, जो बड़ा वाला घनाभ है उसका आयतन, बड़ा घनाभ का आयतन कैसे निकालिएगा? लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई बटा एक घन का आयतन। एक घन का आयतन भुजा गुने भुजा गुने भुजा, भुजा का क्यूब होता है। आप इसे सोल्व कर लेंगे। 4 से इसको काटिएगा, 3 से इसको काटिएगा तो 2 से। चलते 12 दूना 24 हमारा सही जवाब आ रहा है। अगला प्रश्न देखें। यह कहता है एक दुकानदार गलत वजन का उपयोग करते हुए, गलत वजन का उपयोग किया है, क्रय पर ही बेचने का दावा करता है और 25% का लाभ कमाता है। तो वह 1000 ग्राम की जगह कितने वजन का इस्तेमाल करता है? वह पहले लाभ कितना कमाया ये निकालिए। अगर वो 25% का लाभ कमाया है, इसका मतलब 1/4 लाभ कमाया है। मतलब क्या हुआ कि अगर वो 1/4 लाभ कमाया, डेट मीन्स वो 5/4 पर वस्तु को बेच रहा है। 4 रुपया तो उसका क्रय मूल्य हो गया और 1 रुपया वह
लाभ ले रहा है, तो 5/4 में बेचा। मतलब क्रयमूल और विक्रयमूल का जो अनुपात हुआ, क्रयमूल और विक्रयमूल का जो अनुपात हुआ, वह अनुपात, यस, वह अनुपात क्रयमूल हो गया 4 रुपया तो विक्रयमूल हो गया 5 रुपया। लेकिन जो तौल है, तौल, जो तौल रहा है वह इस अनुपात का उल्टा होता है। मतलब बेच खरीदते वक्त वह 5 तौला और बेचते वक्त सिर्फ वो 4 तौला है, राइट। तो खरीदते वक्त 5 का मान तो उसे 1000 ग्राम है, तो बेचते वक्त तो कितना तोला? अगर 5 का मान 1000 है तो 4 का मान कितना हो जाएगा? 1000/5 गुने 4। आराम से वैल्यू निकल जाएगा कितना? 800 ग्राम का। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न देखें। यह फिर से घन और घनाभ से संबंधित प्रश्न है। लंबाई है 10 मीटर, चौड़ाई 6 मीटर, ऊंचाई है 8 मीटर वाले किसी घनाभीय कमरे में रखा जाने वाला छड़ की लंबाई क्या होगी? जैसा हम लोग जानते हैं, छड़ की लंबाई तो हमेशा विकर्ण के बराबर होता है। यस, छड़ की लंबाई हमेशा घनाभ या कमरा का विकर्ण के बराबर होता है। और विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? √L² प्लस B² प्लस H²। इसको अगर सोल्व करेंगे, 10 का स्क्वायर 100, 36 और ये हो जाएगा 64। इसे जोड़िएगा अगर तो 200 आ जाएगा। इसका वर्गमूल 2 गुने 100 के रूप में हम लोग इसको लिख सकते हैं। 100 का वर्गमूल तो 10 हो जाएगा, लेकिन 2 का वर्गमूल निकल नहीं पाएगा, तो 10√2 हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न देखें। यह एक प्रश्न अनुपात समानुपात से संबंधित है जी। पिज्जा के लिए चीज और सॉस का अनुपात है। पिज्जा में चीज और सॉस दोनों होता है। अनुपात 1 कप और 1/2 कप है, ठीक है। अगर चीज 1 कप है तो सॉस 1/2 कप है। रमा एक व्यक्ति का नाम है। एक निश्चित संख्या में पिज्जा बनाने के लिए 15 कप सॉस का इस्तेमाल किया, तो उसने पिज्जा पर कितने कप चीज का इस्तेमाल किया है? सॉस का क्वांटिटी दिया है 15 कप, चीज का क्वांटिटी आपको निकालना है। आइए निकाल लेते हैं। चीज है और सॉस है। चीज अगर 1 है तो सॉस 1/2 है। आप इसका बेसिक अनुपात निकाल लीजिए, यह 2:1 में आ जाएगा। अब उसने सॉस इस्तेमाल किया 15, अगर 1 बराबर 15 है तो 2 बराबर कितना हो जाएगा? 2 गुने 15, 30 कप उसने चीज का इस्तेमाल किया होगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न देखें। यह समय और काम का प्रश्न। ए एक कार्य का 80% 20 दिन में पूरा कर लेता है। वेरी गुड। वह 20% पूरा करता है, 80% पूरा करता है 20 दिन में। फिर बी उसके साथ शामिल हो जाता है और शेष कार्य को 3 दिनों में पूरा कर लेता है। तो बी अकेले उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगा? आइए बनाते हैं। ए एक व्यक्ति है जो 80% काम को 20 दिन में पूरा करता है, तो ए 100% काम को कितने दिनों में पूरा करेगा वो निकाल लीजिए। 20/80 गुने 100, इसको अगर सोल्व कीजिएगा तो 25 दिन आ जाएगा। मतलब ए एक काम को पूरा करने में 25 दिन का समय लगा। अब ए और बी दोनों को निकालिए। ए और बी दोनों दिन, जो बचा हुआ काम था वो तो 20% ही था ना, इसको पूरा करने में वो 3 दिन का समय ले रहा है। तो ये लोग दोनों मिलकर 100% का मतलब पूरा काम कितने दिन में करेंगे? 3/20 गुने 100, मतलब इसको लग जाएगा 15 दिन। अब हमसे पूछा है कि बी अकेले कितना दिन में करेगा। अब आप इफिशियंसी की तरफ चले। ए 25 दिन ले रहा है, दोनों मिलकर 15 दिन। दोनों का जो लघुत्तम होगा वो 75। इसका एफिशिएंसी 3, इसका एफिशिएंसी 5, दोनों को मिलाकर अगर एफिशिएंसी 5 है तो बी का एफिशिएंसी 5 में से 3 घटाएंगे तो 2। अब बी का हमको समय निकालना है, कितना आ जाएगा? ये 75/2 मतलब 37.5 दिन। यस, 37.5। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न देखें। यह क्रैमुल विक्रैमुल से संबंधित एक प्रश्न है। कहता है एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 7.5% का छूट और 10 रुपया प्रति वस्तु पर कैशबैक भी देता है। शाबाश, मतलब 10 रुपया आपको एक्स्ट्रा कैशबैक लौटा रहा है। फिर भी वह 5 रुपया प्रति वस्तु कमाता है। यदि प्रत्येक वस्तु का अंकित मूल्य x है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? आइए निकालते हैं।
देखिए अगर अंकित मूल्य x है और वह 7.5% छूट दे दिया, 7.5% छूट दे दिया तो 92.5% उसने बेचा होगा, तो 92.5% उसने बेच दिया, राइट। x का 92.5% हम लोग निकाल लिए। अब इस पर वह हमको 10% तो कैश दे दे रहा है ना, क्या दे दे रहा है, कैश। तो हम इसमें 10 रुपया कैश दे दे रहा है, तो 10 रुपया हम लोग कैश निकाल दिए। अच्छा 10 रुपया कैश देने के बाद भी उसको 5 रुपया प्रति वस्तु लाभ भी हो रहा है, तब उसको अगर क्रय मूल्य हम लोग सीपी मान ले तो 5 रुपया उसको लाभ भी मिल रहा है। ये वस्तु का विक्रय मूल्य निकल गया, ये भी वस्तु का विक्रय मूल्य निकल गया। आप इस 5 को इधर ला दीजिए तो 5 इधर लाने से भी माइनस में हो जाएगा, तो क्रय मूल्य होगा कितना भाई, ये हो गया, अगर 92.5 को 100 से भाग कीजिएगा तो 0.925 एक्स घटाओ 10 घटाओ 5 इधर आएगा तो 5, मतलब 92.5 माइनस 15। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न देखें। यस, यह प्रश्न बुढ़मास से संबंधित है, आइए इसे देखें। यहाँ 16 × 9 भागा 4 ऑफ 2 दिया हुआ है। 4 ऑफ 2 का मतलब ये तो 8 हो जाएगा ना। अब हम इसको अगर सोल्व करेंगे तो ये 16 × 9/8 है। ऊपर वाले को हम लोग सोल्व कर रहे हैं तो ये 9 दूना 18, ऊपर में 18 मिल गया है जी। नीचे वाले सेक्शन को देख ले, ये 4 ऑफ 1/2 है तो इसको यहीं पर काट लो, 2 मिल जाएगा। यहाँ पर है 2 × 3 भागा 2, तो भागा 2 कर लेंगे तो 3 मिल जाएगा। इस पूरे सेक्शन को सोल्व करने से हमें 3 मिला। यस, इधर देख ले, 9 में से 6 ये ब्रैकेट में है ना, तो पहले इसको सोल्व कर लेंगे। 9 में से 6 घटेगा तो 3, अब 3 × 3 तो 9, 9 में से यहाँ माइनस का साइन लगा हुआ है, 3 घट गया तो मिल जाएगा हमको 6। नीचे वाला पूरा सेक्शन को सोल्व करने से 6 मिला। ऊपर में मिला था 18, नीचे में 6, दोनों को काटोगे तो कितना मिल जाएगा, 3 हमारा सही जवाब है, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न देखें। यह फिर से लसा मसा से संबंधित प्रश्न है। मसा से संबंधित है। 73, 115 और 185 को एक संख्या से विभाजित किया जाता है जिससे समान शेष प्राप्त होता है, तो ऐसे सबसे बड़ी संभव संख्या ज्ञात करें। ऐसे प्रश्नों में दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात कर लीजिए। सभी संख्याओं का अंतर ज्ञात कर लेना है। अगर हम 185 में से 115 को घटाएंगे जी तो 70 आ जाएगा, और अगर हम 185 में से 73 को घटाएंगे, 5 में से 3 घटा 2 और 18 में से 7 घटा तो 11। आप इन दोनों का ही मसा निकाल लो, इन दोनों का मसा निकालोगे तो 14 आ जाएगा मसा एचसीएफ के रूप में आपका। हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। इसका तीसरा स्टेप भी आप कर सकते थे, वो था 115 में से 73 घटाना, इसका घटाने से आपको 42 मिल जाएगा। तीनों का मसा तो 14 ही आएगा, हालांकि हमको 2 से ही मिल गया इसलिए हमने 2 तक ही रखा। अगला प्रश्न देखें। यह औसत चाल से संबंधित प्रश्न है। औसत चाल से संबंधित प्रश्न लगभग हर एक सेट में मिल रहा है हम लोगों को प्रीवियस ईयर्स का, इसलिए उसके ऊपर थोड़ा आप लोग ध्यान देंगे। कहता है 2 घंटा 30 मिनट में 20 मील और 1 घंटा 15 मिनट में 10 मील की यात्रा करने पर औसत चाल क्या होगा। पहले तो हम लोग समय को अपना बदलने, कन्वर्ट करने की यूनिट में 2 घंटा 30 मिनट है तो ये 2.1/2 घंटा मतलब 5/2 घंटा हो जाएगा। और ये 1 घंटा 15 मिनट है, 1 घंटा 15 मिनट, 15 मिनट को अगर घंटा में बदलोगे तो 15/60 हो जाएगा ना। ये 15/60 मतलब 1/4, तो 1.1/4 मतलब ये 5/4 घंटा हो गया। जैसा आप जानते हैं औसत चाल का फॉर्मूला आपके पास कुल दूरी तो 20 जोड़ 10 बटा कुल समय तो 5/2 जोड़ 5/4 हो जाता है। कुल दूरी हमारा 30 है, कुल समय जब इसको निकालोगे तो 20 और 10 30/8, 8 को ऊपर भेज दो ये 8 है, 8 अगर ऊपर भेज दोगे तो 30 गुने 8/30, 30 से कट गया तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा औसत चाल निकल गया। अगला प्रश्न देखें। या फिर से एक समय और दूरी का प्रश्न आ रहा है। एक साइकिल सवार है और एक जॉगर है, जॉगिंग करने वाले। ठंड का मौसम में आप लोग भी जॉगिंग किया कीजिए। एक निश्चित दूरी एक निश्चित चाल से तय करते हैं, ठीक है। यदि जॉगर साइकिल द्वारा तय की गई दूरी की 1/3
साइकिल सवार द्वारा लिए गए समय के दुगने समय में तय करता है। तो जॉगर और साइकिल सवार की चाल का अनुपात क्या है? आइए निकालते हैं। पहले जॉगर है और फिर ये साइकिल सवार है। साइकिल सवार है, कहता है यदि जॉगर साइकिल सवार के द्वारा तय की गई दूरी की 1/3, अगर साइकिल सवार ने एक दूरी तय किया तो जॉगर ने 1/3 दूरी तय किया। आप पहले इस एक दूरी का अनुपात हम लोगों ने निकाला है। आप पहले इसको सरल अनुपात में बदल लो तो ये 1/3 हो गया, दूरी का अनुपात निकल गया। आगे, द्वारा लिए गए समय के दुगने समय में तय करता है। कौन दुगना समय ले रहा है? जॉगर। साइकिल सवार अगर एक समय लिया होगा तो जॉगर लिया होगा दुगना समय। ये समय का अनुपात निकल गया। अब हमसे बोला है कि जॉगर और साइकिल सवार की चाल का अनुपात निकालो। जैसा आप जानते हैं चाल का अनुपात हमेशा दूरी बटा समय होता है। इसका दूरी 1 है और इसका समय 2 है, तो ये 1/2 हो गया। और इसका दूरी 3 है, समय 1 है। इस 2 को आप इधर भेज दो या सरल अनुपात में बदलने के लिए 2 से गुना कर लो तो यह 1/3 दूना 6 हो जाएगा। अनुपात हो गया 1/6। अगला प्रश्न देखें हम लोग। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पर आधारित यह प्रश्न। 5,000 रुपया हमारा प्रिंसिपल 1 वर्ष के लिए 4% वार्षिक ब्याज की दर से वार्षिक और अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज दिए जाने पर चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर क्या होगा? मतलब है 5,000 रुपया है, आप उसको 4% की दर से पहले 1 वर्ष के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं और फिर 5,000 रुपया को ही 4% की दर से, लेकिन अर्धवार्षिक रूप से। अगर 4% का अर्धवार्षिक निकालिएगा तो 2% हो जाएगा, हाफ ईयरली। यस, की दर से 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। 1 वर्ष में हाफ ईयर कितने होंगे? 2 हाफ ईयर। अब आइए निकालते हैं। इस 5,000 रुपये पर 4% की दर से 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों तो आपस में बराबर ही होगा। इसको अगर कट कर लेंगे तो ये 200 रुपया मिल जाएगा। और अब हम लोग 5,000 रुपये पर ही, लेकिन 2% की दर से, ध्यान रखेंगे 2% की दर से हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज निकालने जा रहे हैं 1 साल का। 1 साल में हाफ ईयर कितने होंगे? 2। इसलिए पहले हम लोग 1 से गुना करके इसका साधारण ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लें। एक हाफ ईयर का निकल रहा है जी 100 रुपया। अगली बार फिर से इस 100 रुपये पर हम लोग हाफ ईयर के दर से चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लें तो मिलेगा हमको 2 रुपया। जैसा कि आप जानते हैं 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज में रेशियो 2:1 में होता है। हम इसको बांट लें, ये 200 और ये 2, टोटल चक्रवृद्धि ब्याज हमको मिला 202 रुपया। ये हाफ ईयरली के रेट से और ये ईयरली के रेट से। यहाँ 200 रुपये मिल रहा था और नीचे वाले में हमको 202 रुपये मिल रहा है। अंतर कितना का मिल गया? 2 रुपये का। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न देखें। यह अंकित मूल्य से संबंधित प्रश्न है। अंकिता ने मूल्य मूल्य का मतलब अंकित मूल्य पर 10% छूट पर कुछ खिलौने खरीदा है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 50 रुपया है। अंकित मूल्य प्रत्येक खिलौने का 50 रुपया है। यदि उसने 450 रुपये की कुल बचत की तो उसने कितने खिलौने खरीदे? पहले तो हम लोग निकालेंगे कि एक खिलौने पर उसको कितना बच रहा है। अगर वो 50 रुपया 10 रुपया का छूट पर खरीद रहा है तो हर एक खिलौने पर उसको 5 रुपया बचत हो रहा है। एक खिलौने पर 5 रुपया का बचत हुआ है, राइट। 5 रुपया बचाया एक खिलौने पर। ओके, अब हमको बचाना कितना है? 450 रुपया। तो टोटल कितने खिलौने खरीदने पड़ जाएंगे? 1/5 गुने 450, 90 खिलौने आपको टोटल खरीदने पड़ जाएंगे। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न देखें। यह आय और व्यय से संबंधित प्रश्न है। आइए देखते हैं इसको। एक व्यक्ति है जिसकी व्यय उसकी आय का 70% है। बढ़िया। अगर आय 100 रुपया है तो व्यय उसका 70 रुपया है। आय में 20% और 50% दो की क्रमिक वृद्धि हो रही, तो उसका नया व्यय पिछले व्यय से कितना प्रतिशत कम है ताकि उसकी नई बचत पिछले बचत की 2.5 गुना हो जाएगी। आइए इसे सोल्व करते हैं। ये व्यय पहले से अगर उसकी आय 100 रुपया है तो उसका व्यय कितना हो गया? 70 रुपया। और बचत कितना हो गया? 30 रुपया। ध्यान रखेंगे 100 रुपया आय है, ये 70 रुपया उसने खर्च किया और वो उसका बचत है 30 रुपया। ये प्रारंभिक स्थिति में है।
अब उसके बाद आय में 20% और 50% का दो क्रमिक वृद्धि हुआ। अगर 20 और 50 को हम लोग x प्लस वाई वाले से सोल्व करेंगे तो 20 जोड़ 50 प्लस 20 गुने 50/100, इसको अगर सरल कीजिएगा जी तो 20 और 50 70, 70 और 10 80% का उसमें वृद्धि हो रहा है। मतलब आय पहले 100 था, अब बढ़ के हो गया ये 180। और ये जो बचत है इसमें 2.5 गुना मतलब 5/2 गुना का वृद्धि हो रहा है। अगर 30 में 5/2 से गुना कर लें, 30 गुने अगर 5/2 आप निकाल लीजिएगा तो ये 6 6 और 15 15 पचे 75 रुपया हमको बचत मिल रहा है। अब 180 रुपया में से 75 रुपया बचा रहा है, इसका मतलब खर्च वो 105 रुपया को कर रहा है। खर्च पहले से तो 70 रुपया था, अब खर्च में बढ़ा कितना भाई, 70 से 105 हो गया तो 35 रुपया खर्च बढ़ गया। अब आपको बोल रहा है कि प्रतिशत वृद्धि निकालो खर्च में, तो 35 गुने 100 बटा पहले से खर्च कितना था 70, आप बटा 70 कर ले, आराम से कट जाएगा दो बार में। 50% का वृद्धि हो रहा है। यस, अगला प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़े। यह अनुपात समानुपात से संबंधित फिर से एक प्रश्न है। यहाँ गीता और राधा है, एक है गीता एक है राधा जी, जिनके पास रुपयों का अनुपात 7:15 है, बहुत बढ़िया। और राधा और सविता जी हैं, सविता जी के पास रुपये का अनुपात 7:16 है, मतलब राधा के पास 7 तो सविता के पास 16 है। आप तीनों को पहले सरल अनुपात में बदलकर इनका अनुपात निकाल लेंगे। 7 गुने 7 गीता का 49 निकल गया, राधा का 15 गुने 7 तो 105, और सविता का 15 गुने 16 तो 210 निकल गया। अब हमसे बोला है कि गीता के पास 980 रुपया है, मतलब 49 का मान दिया है 980, तो सविता के पास कितने रुपए है, सविता के पास तो 210 है। अगर 980 का मान 49 है ना, तो एक का मान 980/49 और 210 का आपको निकालना है। आप इसको 20 बार में काट लेना, तो 20 गुने 210 मतलब 4200 रुपया आपका सही जवाब आएगा। हमारा तो 4200 आ रहा है, कहीं ये 240 तो नहीं आएगा। 15 गुने 16 240 आएगा, यहाँ 240 तो ये 4800 रुपया हमारा सही जवाब आ रहा है, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखिए हम लोग। यह फिर से समय और दूरी से संबंधित प्रश्न है। एक तेज लोकल ट्रेन है, दो तरह का ट्रेन है जी, एक तेज है और एक धीमी लोकल ट्रेन है। तेज लोकल ट्रेन 60 किलोमीटर यात्रा के लिए धीमी लोकल ट्रेन से 30 मिनट कम का समय लेती है, ठीक है। यदि धीमी लोकल ट्रेन की चाल तेज लोकल ट्रेन की चाल से 20 किलोमीटर कम है तो धीमी लोकल ट्रेन की चाल क्या है। देखिए यहाँ यात्रा फिक्स है 60 किलोमीटर का, 30 मिनट का सब कम समय लेती है। 30 मिनट कम समय का मतलब हुआ 1/2 घंटा, और उनके चाल का अंतर दिया हुआ है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ऐसे प्रश्नों में हमने आपको सिखा रखा है डिस्टेंस निकालने का प्रश्न, फॉर्मूला डी बराबर होता है एस इंटू यस S1 इंटू S2 बाई S1 माइनस S2 इंटू टी। अब हम इसको निकालते हैं, डिस्टेंस तो हमको मालूम है ना 60। S1 तो हमें मालूम ही नहीं है, तेज लोकल ट्रेन को, तेज लोकल ट्रेन को हम लोग x मान लेते हैं, इंटू x माइनस 20, क्यों, क्योंकि धीमा वाला 20 किलोमीटर प्रति घंटा कम से चल रहा है, बटा दोनों का अंतर तो 20 है, गुने कितना टाइम, 1/2 घंटा है। अब आप इसको निकाल सकते हो, ये 20 और 1/2 को इधर भेज दो, तो x इंटू एक्स माइनस 20 का मान निकल गया 60 गुने ये 20 और 1/2 को गुना करोगे तो 40। ये तो साफ साफ दिख रहा है कि इसी फॉर्मेट में है, x की जगह 60 रख लीजिए और x माइनस 20 की जगह 40 रख लीजिए, क्यों 60 में से 20 घटाएंगे तो 40 आएगा ना। डेट मीन्स तेज लोकल ट्रेन का चाल, तेज वाला लोकल ट्रेन का चाल 60 मिल गया, तो धीमा वाला कितना मिल जाएगा, 60 में से 20 घटा लेंगे तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न देखें हम लोग। यह समय और कार्य से संबंधित प्रश्न है। साक्षी और कोमल मिलकर एक कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं, बहुत बढ़िया। कोमल उसी कार्य को 22 दिनों में पूरा कर सकती है, ठीक है। दोनों एक साथ मिलकर काम शुरू किया, लेकिन साक्षी ने 3 दिन बाद काम छोड़ दिया, शेष काम को कोमल ने पूरा किया अकेले। तो
दिनों की कुल संख्या ज्ञात करें जिसमें कार्य को पूरा किया गया। आइए बनाते हैं। एक तो साक्षी है और एक है कोमल। यस, कोमल। और एक दोनों मिलकर के भी है, साक्षी और कोमल जी है। ओके। साक्षी और कोमल मिलकर दोनों मिलकर के 10 दिन में काम को पूरा कर सकती हैं। ये 10 दिन दोनों को मिलाकर है। और कोमल उसी कार्य को सिर्फ 22 दिन में पूरा कर सकती है। बहुत बढ़िया। दोनों ने एक साथ मिलकर काम पूरा किया। ठीक है, दोनों ने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन पहले तो हमको साक्षी का काम तो हमको मालूम ही नहीं। तो पहले 22 और 10 का एलसीएम निकाल लो, ये 110 निकल गया। अब इसका एफिशिएंसी जब निकालोगे साक्षी और कोमल दोनों को मिलाकर, तो ये 11 आएगा। और कोमल का अकेला एफिशिएंसी 5 आएगा। तो अगर 11 दोनों को मिलाकर है, 5 सिर्फ कोमल का है, तो साक्षी का 6 निकल गया। राइट, 11 में से 5 घटा लेंगे तो 6 मिल जाएगा। आगे, दोनों ने मिलकर काम शुरू किया, लेकिन साक्षी ने 3 दिन बाद ही काम छोड़ दिया है। दोनों ने मिलकर काम शुरू किया है जी। 11 गुने 3, दोनों ने 3 दिन तक काम किया है, मतलब 33 काम दोनों ने मिलकर पूरा किया है। शेष काम बचा कितना? 110 में से अगर 33 आप घटाइएगा तो 10 में से 3 घटा 7, और ये 10 में से 3 घटा तो 7, 77 काम अभी भी बाकी है। इस बाकी काम को चूंकि साक्षी ने काम तो छोड़ दिया है ना, तो करेगी कौन? कोमल, जो एक दिन में 5 काम करती है। इसलिए शेष काम को कोमल करने में कितना दिन का समय लेगी? 77/5 काम, 5 दिन। अब हमसे बोला है कि कुल समय निकालिए भाई। कुल समय कितना आ सकता है? 77/5 तो हमारा शेष में निकल रहा था, और उसमें 3 दिन दोनों मिलकर किया है। इसका लघुत्तम लीजिएगा, 5 आ जाएगा। अब ऊपर में आएगा 77 जोड़ 15। 77 और 15 को जोड़िएगा तो 92/5 आएगा। 92/5 हमारा सही जवाब है। 92/5 दिन। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न देखें। कहता है किसी धनराशि से 15% घटाने के बाद शेषफल में पुनः 25 घटाने पर 4335 बचते हैं, तो वास्तविक मूल्य क्या है धनराशि का? बहुत ही आसान सा प्रश्न है जी। मान लेते हैं कि उसका वास्तविक मूल्य x है। 15% घटा लिए तो बच गया 85, और फिर इसमें से 25 घटाना है तो बच जाएगा 75। इसका मान दिया हुआ है 4335। आप आराम से x का मान निकाल सकते हैं जी। 4335 गुने 100/85। देखिए, आप फ्रैक्शनल वैल्यू का भी प्रतिशत का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये आसान पड़ा। 25 चौका 100, 25 दिया 75। इसको भी आप काट सकते हैं, 20 × 5 = 100 और 17 × 5 = 85। आप इसको काट लेना। ये 17 दूना 34, 9 3 17 × 5 = 85, 17 × 5 = 85। 3 से 255 भी कट जाएगा 85 बार में। अब 85 गुने 20, 1700 हो गया। 1700 गुने 4 तो वैल्यू हमारा 6800 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न, यह चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज से संबंधित प्रश्न है। एक बैंक ब्याज को अर्धवार्षिक संयोजित करके 10% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज प्रदान करता है। ध्यान रखेंगे, अर्धवार्षिक है और 10% प्रति वर्ष है। अगर 10% प्रति वर्ष है तो अर्धवार्षिक रूप से तो 5 हो जाएगा। यस, 5 हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग। एक ग्राहक 1 वर्ष की 1 जनवरी को, 1 जनवरी को उसने 3200 रुपये और फिर 1 जुलाई को 3200 रुपये जमा करता है। यह साल में 2 बार जमा कर रहा है, एक 1 जनवरी को और एक 1 जुलाई को। तो वर्ष के अंत में उसे ब्याज के रूप में कितना रुपया प्राप्त होगा? आइए सीखते हैं। जब वो 1 जनवरी को जो पैसा जमा करेगा, 1 जनवरी को, तब उसे 3200 रुपये जमा करना है। इस 3200 रुपये पर उसको साल में 2 बार इंटरेस्ट मिलेगा, एक पहला हाफ ईयर के लिए, एक दूसरा हाफ ईयर के लिए। पहला हाफ ईयर के लिए उसको कितना ब्याज मिलेगा? इस पर 5% की दर से। क्यों? क्योंकि 10% प्रति वर्ष था, हाफ ईयरली की दर से 5% हो गया। ये पहला हाफ ईयरली के निकाल लिया हम लोगों ने। ये निकल रहा है हमारा 160 रुपया। अब फिर से इसको 160 पर 5% की दर से हम लोग रेट निकाल लें। जस्ट उसी ढंग से है जैसे हम लोग 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं। तो ये 8 रुपया हमको फिर से मिल रहा है। अब इसमें 2 से और इसमें 1 से, तो इसका 1 जनवरी को जो उसने 3200 रुपया ज्वाइन डाला, उसका टोटल निकल रहा है 320 और 8,
328 रुपया। ये पहला हिस्से का हमको चक्रवृद्धि ब्याज निकल गया। लेकिन जो उसने 1 जुलाई को डाला है, 1 जुलाई को फिर से 3200 रुपये डाला, इस पर तो सिर्फ वर्ष का दूसरे हाफ ईयर में ना निकलेगा, मिलेगा ब्याज। कितना ब्याज मिलेगा इसको? 160 रुपये। अब इस पर 160 रुपये फिर से 5% नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि जुलाई से लेकर दिसंबर तक ही मिला, दिसंबर के बाद तो पैसा जमा करना नहीं है। अब इन दोनों को जोड़िएगा तो टोटल 428 रुपया आपका, 488 रुपया आपका ब्याज मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न या अंतिम प्रश्न है यस, अंतिम प्रश्न, क्रयमूल विक्रयमूल से संबंधित प्रश्न। आइए देखते हैं। एक महिला है जो किसी वस्तु को 950 रुपये में खरीदा और उसे 1150 रुपये में बेच दी, तो उसका प्रतिशत लाभ कितना है? भाई क्रयमूल है 950 रुपया, बेच दी कितना में? 1150 में, तो लाभ कितना मिला उसको? 250 रुपये का। क्यों? वो 200 रुपये का। 950 में खरीदे और 1150 में बेचे तो लाभ मिला आपको 200 रुपये का। अब इस 200 रुपये को प्रतिशत लाभ में बदल देना है। 200 गुने 100 बटा 950, एक जीरो से एक जीरो कट गया, ये 19 पच्चे 95, 4 पच्चे 20, वैल्यू मिला हमको 400 बटा 19। अगर इसको पॉइंट में बदले, लगभग निकालना है हमको। 19 दूना 38, एक जीरो 19 एकम 19, तो लगभग लगभग 21% हमारा सही जवाब आ रहा है। इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि वे भी इन प्रश्नों को सोल्व कर सकें और अपनी तैयारी को मूर्त रूप दे सकें। धन्यवाद।